हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों 69 बीपीएससी के एग्जाम में जो है अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और आपने जो है लगभग टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा और उसी रिवीजन को और पुख्ता करने के लिए जो है हम लोगों ने ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट लाया है। अभी तक जो है हम लोगों ने 4 सेशन को कंप्लीट कर लिया है और 4 सेशन को कंप्लीट करने का मतलब है कि हम लोगों ने 60 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हर एक सेशन में हम लोग 15 टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा जिनसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें तो पिछले दिन जो है आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि हम लोग कौन से टॉपिक को करने वाले हैं। जैसे पिछले दिन आपको जो है ये सारे टॉपिक को दिया गया था और आज इसी के ऊपर जो है हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में जो है आपको चोल काल, फिर भक्ति आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, आज है इन तीनों से प्रश्न होंगे। उसके बाद पॉलिटी में संवैधानिक निकाय, केमिस्ट्री में जो है कार्बनिक यौगिक, फिजिक्स में ध्वनि और बायो में जो है पाचन तंत्र, इससे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। वहीं बिहार से रिलेटेड अगर बात करें तो 1857 की क्रांति और बिहार से संबंधित प्रश्न है, जबकि ज्योग्राफी में भारत की मिट्टी और विश्व के खाद्य मैदान के बारे में पूछा गया है। इकोनॉमिक्स के भी प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं अगर करंट की बात करें तो करंट में जो है मई का और करंट पूछा गया और मैथ में जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पूछा गया। और मैंने पहले भी बताया कि मैथ इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है ताकि जो है आप मैथ के फॉर्मूला को कम से कम रिवाइज करके रखें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि 1/3 मालूम है कि आपको जो है निगेटिव मार्किंग एग्जाम में है। तो पहली वाली बात नहीं है कि आप जो है 10 में से 6-7 या फिर जो भी आप तुक्का मार के या फिर किसी तरीके से मैथ में ले आते होंगे। इस बार जब तक आप जो है सही ढंग से अगर मैथ को कैलकुलेट नहीं बनाओगे तब तक आपको जो है नंबर नहीं मिलेंगे और अगर आप गलत बनाते हैं तो आपको माइनस में भी जाएगा। ठीक है, इसलिए आप मैथ को जो है इग्नोर ना करें। मैथ के कोई भी सेक्शन हो आप उसको जो है हल्के में लेके ना चले, उसे अच्छे तरीके से आप रिवाइज करें और उसे जो है आप और स्ट्रांग बनाएं। तो ये देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। पूछा ये जा रहा है कि चोल काल में जैन धर्म संस्थानों को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सालभोग, देवदानम, पल्ली छंदम या बिल्ला बगई। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्ली छंदम। पल्ली छंदम जो है वो जैन धर्म संस्थान को जो है वो दान दी गई भूमि होती थी चोल काल में। वहीं जो सालभोग है ये क्या होता था? विद्यालय को जो दिया जाता था। ठीक है, विद्यालय को जो भूमि दान में दी जाती थी वो जो है आपका साला भोग कहलाता था, विद्यालय को दी जाने वाली भूमि। उसी टाइप से अगर आप बाकी की बात करें, जैसे देवदान हो गया, देवदान या फिर तिरुमर्डकनी, ये क्या होता था कि मंदिरों को दान दी गई जो भूमि है उसे बोला जाता था देवदान। वहीं बिल्ला बगई क्या होता था? तो गैर ब्राह्मण जमींदारों को जो भूमि दिया जाता था वो आपका बिल्ला बगई कहलाता था। ब्रह्मदेव वैसी भूमि को कहा जाता था जो ब्राह्मणों को दी गई मुक्त भूमि होती थी। तो ये सारी को आप याद रखिएगा। चोल काल से रिलेटेड जो है ये आपका भूमि के बारे में पूछा जाता है। पहले भी आपका बिल्ला बगई वगैरह पूछा जा चुका है। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि वह संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे और पेशे से दर्जी थे। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, मतलब एक फैक्ट दिया हुआ है उसी को 2 स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो आपको बताना ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है संत तुकाराम, संत सेना, संत एकनाथ और संत नामदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संत नामदेव। संत नामदेव जो है वो आपका महाराष्ट्र के थे और अब ये जो है पहले ये आपका महाराष्ट्र के है और ये पहले क्या थे कि पहले जो है एक लुटेरे का जीवन व्यतीत करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नामदेव जो है संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे और फिर वो पेशे से क्या थे? तो एक दर्जी थे। वहीं अगर इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका 14वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है और 15वीं शताब्दी का जो प्रथम चरण है वो इनका जो है टाइम पीरियड देखा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि नामदेव जो है वो एक महाराष्ट्र के संत थे और वो जो है पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे, फिर बाद में वो संत बन गए थे और उनका जो पेशा था वो दर्जी का था। ठीक है, ये सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें तुकाराम की या एकनाथ की तो ये दोनों जो है वो भी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। कुछ और को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको जिक्र मिला होगा रामानंद का। एक्चुअली यहाँ पे बोला ये जा रहा था कि जो नामदेव हैं वो जो है जो
भक्ति आंदोलन है उसे जो है दक्षिण भारत में प्रचारित करने का काम किया था। फिर वहाँ पे रामानंद का भी नाम आता है कि रामानंद ने भी जो है वो दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो रामानंद के बारे में ही बताया गया कि रामानंद के जो और शिष्य थे उनके बारे में है कि जैसे रविदास वो जो है जाति से मार थे, कबीर जो है वो जुलाहा जाति के थे, सेना जो है वो नाई थे और सघन या सघन जो है वो कसाई से संबंधित थे। और इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सेना जो है वो क्या था, तो सेना जो है वो नाई था। ठीक है, तो ये सारा को आप याद रखिएगा, ये रामानंद के शिष्य थे। ऐसे बोला जाता है कि रामानंद के 12 शिष्य थे। आगे देखते हैं, आगे पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय निम्नलिखित में किन स्थानों पर क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। आपको मालूम हुआ कि 1942 में जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो जितने भी नेताएं थे, प्रमुख नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है मतलब आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का काम जो है वो सेकेंड स्टेज के जो नेता थे, द्वितीय पंक्ति के जो नेता थे उनके द्वारा किया जाता है और क्रांतिकारी लोग भी जो है इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्रांतिकारी लोगों के द्वारा ही जो है वो समानांतर सरकार की स्थापना कर दी जाती है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो यूपी का जो बलिया क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है, बंगाल में आपका तामलुक जो क्षेत्र है वहाँ पे, और मुंबई में सतारा। तो इन जगहों पे जो है आपका समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस द्वारा मुंबई में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त को ही जो है गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है जो भी क्रांतिकारी थे वो विरोध प्रदर्शन करते हैं और समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ, तो बलिया में, यूपी के बलिया में, तामलुक बंगाल में, सतारा मुंबई में, ये 3 जगहों पर किया जाता है। ये बड़े हैं, इनके अलावा भी कुछ कुछ छोटे जगहों पर भी किया जाता है, लेकिन ये प्रमुख हैं। आगे जो है आपका बिहार से रिलेटेड प्रश्न है और पूछा ये जा रहा है कि पटना में 1857 का विद्रोह करने वाले पीर अली को कब फांसी दी गई थी। देखो अक्सर जो है आपको अगर देखा जाए तो 1857 से संबंधित वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछ लिया जाता है। हर साल जो है लगभग वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपको पीर अली के बारे में पूछ दिया जाए कि पीर अली को कब फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो पीर अली के द्वारा किया जाता था और ये एक किताब विक्रेता थे और इन्हें जो है फांसी दे दिया जाता है 7 जुलाई 1857 को। और इन्हें फांसी क्यों दिया जाता है, तो देखो ये भी जो है मतलब क्रांतिकारी जो गतिविधियां था उसमें सम्मिलित थे। पहले तो इन्होंने जो है पादरी के ऊपर हमला किया था, लेकिन पादरी उसमें बच जाता है। उसके बाद फिर क्या है कि जो अफीम एजेंट था पटना में डॉक्टर लायल, उसकी हत्या में जो है ये शामिल थे पीर अली। उसी के बाद जो है पीर अली और इनके सहयोगियों को जो है वो पकड़ लिया जाता है और इन्हें जो है आपका सबके सामने मतलब सार्वजनिक स्थान पे, चौराहे पे बोले या फिर सार्वजनिक स्थान पे इन्हें फांसी दे दी जाती है। और जिस जगह पे इन्हें फांसी दिया जाता है वो आज के टाइम में जो आपका पार्क के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा उसे बनाया गया है। जो आपका शहीद पीर अली पार्क पटना में है, ये वही जगह है जहाँ पे जो है पीर अली को फांसी दी गई थी, सार्वजनिक रूप में फांसी दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको जो है बीपीएससी कुछ भी पूछ दे कि इन्हें फांसी कहाँ दिया गया था, बेऊर जेल में या फिर कोई और भी स्थान का नाम दे दिया जाए, लेकिन इन्हें जो है प्रॉपर सार्वजनिक स्थान पे फांसी दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 जुलाई 1857 को जो है इन्हें फांसी दिया जाता है। और इन्होंने हत्या किसकी की थी, तो डॉक्टर लायल की हत्या की थी। आगे है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। पूछा जा रहा है कि भूकंप के समय पृथ्वी से किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। श्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य ध्वनि तरंग, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सुधार करना, भूकंप के समय पृथ्वी से किस प्रकार की ध्वनि तरंगे जो है वो उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगे आपका ज़्यादा तार्किक होगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे। ठीक, ध्वनि तरंगे आप अगर देखोगे तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रव्य ध्वनि तरंगे जो कि आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है और इसी ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और हम लोग जो सुन पाते हैं वो इसी ध्वनि को सुन पाते हैं, मतलब मनुष्य जो है इस ध्वनि को सुन पाता है। अब श्रव्य तरंग की अगर बात करें
तो इंफ्रासोनिक वेव वो होते हैं जो आपका 20,000 से कम होते हैं, और ऐसी ध्वनि को जो है आपका गैंडा, हाथी और व्हेल इस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं। प्रसव तरंग की अगर बात करें तो ये आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि तरंगे होती है। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा, मैचिंग के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे अगला जो है प्रश्न नंबर 6 जो है वो आपका केमिस्ट्री से है। पूछा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक होते हैं विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक, अज्वलनशील प्रकृति होता है या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखो कार्बनिक यौगिक के बारे में पहले जान लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। तो कार्बनिक यौगिक उन्हें बोला जाता है जो कार्बन के साथ जो है वो सहसंयोजक बॉन्ड के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर यौगिक देखा जाए तो वो आपका कार्बन के द्वारा ही बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन परमाणु एक दूसरे और अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। और उसके एग्जांपल में आप देखोगे तो मीथेन, एथेन, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, ये सभी जो आपका कार्बनिक यौगिक के ही उदाहरण है। देखो ये पूछा आपसे इसलिए गया था क्योंकि एक बार जो है बीपीएससी ने जो है वो यूरिया का पूछ दिया था फॉर्मूला, और उसमें पूछा था कि कौन कौन से तत्व जो है आपके इस कार्बनिक यौगिक में मौजूद हैं। तो एक तो आपका नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। तो कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा बेसिक जो है वो आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कार्बनिक यौगिक जो है वो जलीय घोल में आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, और इसी कारण जो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण क्या है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसकी ये प्रकृति होती है कि ये वाष्पशील होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, इनका क्वथनांक और गलनांक भी जो है आपका कम होता है। तो इन सभी के बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये विद्युत के सुचालक, ये आपका गलत हो जाएगा। विद्युत के कुचालक होते हैं, ये आपका सही है। फिर बोला जा रहा है कि अज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो है ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा, अर्थात सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसका भी कुछ आपका जो है वो बात है। अब बात कौन सा है, तो आप ग्रेफाइट को देखते होंगे। ग्रेफाइट क्या है, ये भी आपका कार्बन का रूप है। और ये क्या करता है, इसमें जो है मतलब इसकी विशेष संरचना के कारण जो है ये क्या होता है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त होता है, जिसके कारण ये सुचालक की तरह काम करता है। तो याद रखिए ग्रेफाइट जो है वो आपका सुचालक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है, छोटी आंत, यकृत, मुंह या आमाशय। देखो ऐसे तो हम लोग अगर देखें तो मनुष्य के में जो है वो भोजन का पाचन आपका जो है मुख से ही शुरू हो जाता है, लार से ही शुरू हो जाता है। और लार के बाद जब भोजन जो है, यहाँ पे क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है लार में, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का। और उसके बाद जो है जब ये भोजन नीचे आता है तो आमाशय में जो है वो आपका प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, तो ये आपका आमाशय में होगा। आमाशय में एक्चुअली दो चीज़ें होती है, एक तो आपका जठर ग्रंथि जो है उससे जो एंजाइम निकलता है उसमें पेप्सिन के द्वारा जो है वो आपका प्रोटीन का पाचन होता है। वो एमिनो एसिड की छोटी श्रृंखला में प्रोटीन को जो है वो आपका विभाजित कर देता है। इसके अलावा आमाशय में ही आप अगर देखोगे तो यहाँ पे HCl निकलता है, ठीक है, HCl निकलता है, और यहाँ पे म्यूकस निकलता है, म्यूकस। और ये HCl से जो है मतलब क्या होता है कि आपका जो आमाशय है उससे क्षति पहुँच सकता है, इसलिए म्यूकस जो है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए वसा का पाचन कहाँ होता है, तो याद रखिए वसा का पाचन जो है वो आपका लीवर में होता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप पूछा जा रहा है कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, या फिर जीएसटी परिषद, या उपरोक्त सभी। देखो संवैधानिक पद होता क्या है, संवैधानिक आयोग वो होता है जिसका वर्णन जो है आपको संविधान में किया गया है, जिससे रिलेटेड आपको जो है वो वर्णन किया गया, या फिर अगर पहले से नहीं है तो संशोधन के द्वारा जो है संविधान में उस इंक्लूड किया गया हो, तो वो आपका संवैधानिक निकाय के रूप में जो है वो आपका जाना जाता है। अगर यहाँ पे बात करें
तो जो आपका जीएफटी काउंसिल है ये आपका क्या है, ये आपका संवैधानिक निकाय है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय पेशा आयोग, ये भी आपका संवैधानिक है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये भी आपका संवैधानिक है। तो कौन सा निकाय नहीं है, तो वो आपका केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा अगर बात करो तो आप का जो नीति आयोग ये भी आपका संवैधानिक नहीं है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया या फिर मानवाधिकार परिषद हो गया, ये सारे जो है आपका संवैधानिक नहीं बल्कि गैर संवैधानिक निकाय या फिर आयोग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें जो याद रखिएगा। ये एक लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं। तो आप देखोगे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्र लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जीएफटी काउंसिल, इसके अलावा जो है आपका एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर ओबीसी, इन तीनों से संबंधित जो आयोग है वो आपका जो है संवैधानिक आयोग कहलाता है। फिर भाषाई अल्पसंख्यक के लिए जो विशेष अधिकारी है ये भी आपका संवैधानिक निकाय के रूप में आता है। कैग आपका संवैधानिक में है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सारे जो है आपका संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप इन सभी को जो है जरूर ध्यान में रखें कि ये सारे आपका संवैधानिक आयोग है। और इससे रिलेटेड आपका जो डीप में भी पूछ लिया जाता है कि किस आयोग का जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, उनका जो है एज कितना होता है, किस आयोग में कितने सदस्य हैं, फिर आर्टिकल भी इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी को आप एक बार जरूर तैयार कर लें। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि मई 2023 में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मई 2023 की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारण जिले में जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था मई 2023 में। और अगर देखा जाए तो सारण फिल्म फेस्टिवल जो है बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और ऑप्शन में हो सकता है आपको जो है बाकी चीज़ें, जैसे बात हो रही है कि राजगीर में जो एक फिल्म सिटी वगैरह बनाया जाएगा, तो ऑप्शन में आपको नालंदा जिला या फिर कोई पटना, ये सारा देख के कन्फ्यूज किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपका सारण जिले में हुआ है। और मालूम ही होगा सारण जो आपका, उसका हेड क्वार्टर जो आपका छपरा में है। ठीक, अब इसमें किस मूवी को कौन सा प्राइज मिला उसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं। देखो, जो वाल फिल्म कैटेगरी है इसमें क्या है, इंस्पिरेशन ऑफ परसूट, इसे जो है मिला है। फिर शॉर्ट फिल्म फिक्शन फिल्म में जो है वॉशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में बात करें तो तुर्की का जो मूवी है इक्रॉन एंड यूसु, इसे जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है भारत के नए संसद भवन का लोकार्पण कब किया गया था। आपको याद होगा कि पिछली बार जो है मतलब 1-2 साल पहले पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा कि संसद भवन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किसके मिला है, कौन जो है संसद भवन का निर्माण करा रहा है, कौन सी कंपनी। तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपको पूछ लिया जाए कि इसका लोकार्पण कब किया गया। तो याद रखिएगा 28 मई 2023 को जो है संसद भवन का लोकार्पण किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। यहाँ भी आपको कंट्रोवर्सी हो गई थी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो है मतलब किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये आपका पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वहीं अगर इसके आकार की बात करें तो ये आपका त्रिभुजाकार है, जो कि आपका 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया, तो ये आपका सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसका निर्माण किया गया। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर 2020 में जो है इसका आधारशिला रखा गया और रिकॉर्ड टाइम में जो है ये आपका बनके तैयार हो गया। इसके अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो गुजरात के जो बिमल पटेल है वो इसके आर्किटेक्ट हैं। और हाल में जो है ये पूछा भी गया था आपका एग्जाम में, जो बीपीएससी के द्वारा जो है टीचर का एग्जाम लिया गया था। ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो आपका संसद भवन बना है उसका जो है आर्किटेक्ट कौन तैयार किया था, तो बिमल पटेल के द्वारा। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। वहीं आपको मालूम है कि इसका निर्माण इसीलिए किया गया है क्योंकि भविष्य में जो है सीटों की संख्या आपका बढ़ने वाला है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो यहाँ पे सीटों की संख्या की अगर बात करें तो लोकसभा कक्ष में जो है वो 888 सीट होंगे, जबकि राज्यसभा में जो है 384 सीट की व्यवस्था की गई है। और जब आपका संयुक्त अधिवेशन होगा तो वहाँ पे 1272 लोगों को जो है बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। आप कमेंट में बता सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो आपका किस आर्टिकल से संबंधित है। आगे कि इस ऐतिहासिक अवसर पे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कितने रुपए का स्मारक जारी किया गया है, तो आपका 75 रुपये का स्मारक सिक्का जो है वो आपका जारी किया गया और डाक टिकट भी जारी किया गया है।
देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है G7 देशों का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन है टोक्यो, हिरोशिमा, क्योटो या फिर आपका नागासाकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ये आपका हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा में। और आपको मालूम होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के ऐसे दो शहर हैं जहाँ पे जो है वो आपका एटम बम गिरा था। कब? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में गिरा था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था वो आपका कौन सा बम था? तो ये आपका लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय के नाम से जो है इस बम को बोला जाता है। और ये कब हुआ था? ये आपका 6 अगस्त को जो है गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 में। और नागासाकी पे कब गिराया गया था? तो ये आपका 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे गिराया गया था। और इसका जो नाम रखा गया था वो आपका फैटमैन रखा गया था, फैटमैन। ठीक, तो ये आप सारे फैक्ट को ध्यान रखिए। तो सोचो वो शहर जहाँ कि एटम बम गिराया गया था वहाँ पे जो है सबसे पहले मतलब विश्व में अगर एटम बम कहीं गिराया गया किसी शहर में तो आपका हिरोशिमा में। तो उस शहर में जो है आपका G7 सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। तो ये एक बड़ी बात होती है। और इसमें जो है वो देश शामिल हुआ था जो कि जापान के ऊपर ये आपका एटम बम गिराया था, USA। ठीक है, वो आपका शामिल था। तो देख लेते हैं G7 में कौन कौन से कंट्री जो है आपका आता है। तो एक तो आपका जापान हो गया, जापान आ गया, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। तो ये 7 कंट्री हैं जो कि आपका G7 में आते हैं। और एग्जाम में जो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जर्मनी के चांसलर कौन है या फिर ऑस्ट्रेलिया के PM के बारे में पूछा जाता है। खैर ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता है। यहाँ पे बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति की तो आपका इमैनुअल मैक्रोन हो गया। जर्मनी के चांसलर जो है वो आपका ओलाफ शोल्ज हो गया। और इटली के कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। ये जो है आपका ज़्यादातर BPSC के द्वारा पूछा जाता है। बाकी तो आपको ध्यान में होगा कि ब्रिटेन के जो PM है वो है ऋषि सुनक। और जापान के हैं फूमियो किशिदा। USA के कौन है? जो बाइडेन। और कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में क्या होती है तो व्यापार घाटा बढ़ता है। मतलब व्यापार घाटा कब बढ़ता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है निर्यात वस्तुओं का मूल्य आयातित वस्तुओं के मूल्य से कम हो। ठीक है, मतलब ये कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि निर्यात जो है निर्यात वस्तुओं का मूल्य आयातित वस्तुओं के मूल्य से कम है। आयात यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, निर्यात यहाँ कम हो रहा है। फिर आगे की वस्तुओं का आयात की तुलना में अधिक दर पर निर्यात किया जाए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे निर्यात आपका जो है वो ज़्यादा हो रहा है और आयात कम हो रहा है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका अर्थव्यवस्था में जो है व्यापार घाटा तब होगा जब आपका निर्यात जो है वो आपका कम हो और आयात ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और व्यापार घाटा में मेनली हम लोग क्या है कि वो आपका वस्तुओं को काउंट करते हैं, सेवा को यहाँ पे काउंट नहीं करते, इसलिए ये आपका जो है सही आंसर नहीं होगा। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 12 का A नंबर। देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर पूछा जा रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। देखो घास के मैदान दो टाइप के होते हैं आपका। एक होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, ठीक है, एक जो है शीतोष्ण हो गया, और दूसरा जो है वो होता है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वो हो गया जो कि आपका विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको जो मिलेगा वहाँ पे आपको उष्ण कटिबंध ये मिलेगा। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय ये आपका पाया जाएगा आपका 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक। ठीक है, और ये आपका कहाँ से? तो 0 से लेके आपका जो है 23.5 डिग्री तक आपका विषुवत रेखीय घास के मैदान आपको पाए जाएंगे। सॉरी, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक, और ये हो गया 66.5 डिग्री तक दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों जगह ये पाए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। तो याद रखिएगा, जो सवाना होता है वो आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है, और बाकी जो प्रेयरी है, पंपास है, स्टेपी है, ये आपका जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है। इनमें जो मेन अंतर आपका जो है ऊंचाई वगैरह का होता है, उसके बाद फिर जो नमी वगैरह है उसके आधार पर इन्हें कैटेगराइज किया जाता है, वो मौसम के अनुसार होता है। तो देखते हैं इनमें कौन कौन जो है। देखो पहला तो आप अगर देखो तो प्रेयरी जो है आपका यूएसए कनाडा में मिलेगा। पंपास ये आपका जो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीनाई क्षेत्र में मिलेगा। विल्ड ये आपका साउथ अफ्रीका में आ जाता है,
और डॉन्स जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। स्टेपी यूरोप में, पुस्ताज हंगरी में और न्यूजीलैंड में एक पाया जाता है कैंटरबरी, ये आपका घास का मैदान है जो कि आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। अगर मैप में इसे हम देखें तो ये आपका यूएसए और कनाडा में हो गया स्टेपी। फिर टुंड्रा वनस्पति ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेपी हो गया। हंगरी में अभी हम लोगों ने देखा कि हंगरी में एक पाया जाता है, क्या नाम था उसका, वो है आप हंगरी में आपको जो है प्रेयरी हो गया। यहाँ पे हंगरी में आपको पुस्ताज जो है वो आपका हंगरी में पाया जा रहा है। इसके बाद जो है डॉन्स ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। कैंटरबरी ये आपका न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड का एरिया इधर आपका आ जाएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैंटरबरी। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका में आपको वेल्ड मिलेगा, ये भी आपका जो है शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाता है। और पंपास ये जो है आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सारे जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गया। वहीं अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय में, तो एक तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सवाना के बारे में कि सवाना जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके अलावा आपको जो है उष्ण कटिबंध में देखने को मिलेगा, जैसे कि एक होता है कंपोस्ट, यहाँ पे ही देख लेते हैं मैप में, ठीक है। कंपास जो है ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपका ब्राज़ील का जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिल्वासा जो ये आपका जो है पेरू और इक्वाडोर का जो एरिया है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, पेरू और इक्वाडोर वाला एरिया में। लानोस जो है ये आपका वेनेजुएला का जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं एक जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है इसका जो मरुस्थल सहारा के बाद का जो एरिया है ये आपका साहेल रीजन कहलाता है, ये भी आपका घास के मैदान होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर है, पूछा जा रहा है रेगुर मिट्टी क्या का दूसरा नाम क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो याद रखिएगा जो रेगुर मिट्टी होती है वो आपका काली मिट्टी होता है, और इसी का जो मतलब पुराना नाम है, ये आपको जौ होता है कपास के लिए, इसलिए इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कपास के लिए ये आपका जाना वही अगर बात करें पुरानी जलोढ़ मिट्टी की, तो ये आपका बांगड़ कहलाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका खादर कहलाता है। आप इसको ऐसे भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले को याद रख सकते हैं, जैसे एक सीमेंट का प्रचार देता था बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो उससे भी जो है आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपका बांगड़, या फिर कहीं कहीं पे आपको भांगड़ भी इसे बोला जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी आपका खादर हो गया। अगला जो प्रश्न है आपका मैथ का है, जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे पूछा हुआ है। यहाँ से जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि तृतीय अनुपात पूछ लिया जाता है कि इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, और फिर जो अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का होगा तो फिर पार्टनरशिप से जो है मिला के इसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बेसिक वाले को बेसिक देखते हैं। पूछा जा रहा है 15, 12, 20 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चौथा अनुपात क्या होगा। तो देखो सिंपल है कि 15, उसके बाद फिर अनुपात 12, फिर जो है चतुर्थ बोला जा रहा है, तो हम लोग 20 से एक जो है वो हो गया, फिर चतुर्थ को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और फिर ये 3 यहाँ पे जो डिवाइड हो जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ गया वो आपका 4 × 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो 16 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तृतीय अनुपात का भी फार्मूला जो है वो देख लेते हैं। देखो तृतीय अनुपात वाले में जो है आपका एक फार्मूला होता है, जैसे मान लो अगर a भी दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसका आप तृतीय अनुपात निकालें, तो वो होता है b²/a, ठीक है। ये आपका जो है फार्मूला होता है a/b, अगर आप यहाँ पे करो और b/x, तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर जो है वो b²/a हो जाएगा। तो यही जो है आपका फार्मूला होता है b²/a, आपका तृतीय अनुपात होता है, ठीक। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपका, तो ये इन सभी को आप याद रखें, और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो इसे जो हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। अगर आपको फीडबैक आपका नहीं आता है और रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है तो हम लोग जो है इसे 10 सेट करने के बाद इसे हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक।
और देखते हैं कल के होमवर्क को कि कल कौन से टॉपिक से जो है हम लोग इसे करने वाले हैं। तो पहला आपका जो है सिंधु सभ्यता हो गया। हिस्ट्री वाले पोर्शन में अगर देखें तो ये तीनों टॉपिक है। उसके बाद बिहार में अगर बात करें तो स्वतंत्र बिहार प्रांत का जो है ये आपका बिहार स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिहार प्रांत की मांग कैसे हुई, स्वतंत्र बिहार प्रांत का, तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी बीपीएससी पूछता है, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर पॉलिटिक हो गया राष्ट्रपति, इकोनॉमिक्स में हम लोग राष्ट्रीय आय को देखेंगे। इसके अलावा जो है आपका जीडीपी क्या होता है, ये सारे चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर परमाणु संयंत्र, भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र है, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, परमाणु भौतिकी, ये आपका फिजिक्स में आ जाएगा। उसके बाद फिर रसायन बंधन के जो केमिकल बॉन्ड है वो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में। वायु में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र को हम लोग देखेंगे, मानव के अंदर किस तरीके से होता है। फिर करंट अफेयर्स में जो है आपका अप्रैल का करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। और मैथ में आपको जो है वो आयु संबंधित एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कल का टॉपिक रहा। आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दे कि बिहार का जो है वो अगस्त से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है अगस्त महीने का, ठीक है, वो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स जो है वो आपका करवाया जा चुका है, तो आप उसे जाके जो है प्लेलिस्ट में देख लें। इसके अलावा पिछले 6-7 महीने का जो है प्रतियोगिता दर्पण आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं और वहाँ से जो है आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आज की इस वीडियो में था। आपको कैसा लग रहा है आप फीडबैक जरूर दें, और जो भी आपको पूछा गया आप कमेंट में भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।